आप सुन रहे हैं कहानी एक राज रूहानी सफ़र का। देर उदास शाम अपनी लालिमा का गाढ़ापन जैसे उन तीनों के मन में छोड़ती हुई ढलती जा रही थी। एक कमरे में क्लांत मन से जतिन, वैभव और नीतू बैठे थे। सबके चेहरे जैसे सवालों के झंझावात में उलझे हुए थे। जीजू, ये मेरी दीदी बिल्कुल नहीं है। नीतू की बात सुन वह झटके से उसकी ओर देखता है। हाँ, वे ऐसी कभी नहीं रही। कोई सिर्फ कोमा के बाद इतना कैसे बदल सकता है? भैया, मैंने नीतू को सब बता दिया है, इसलिए वह ऐसा कह रही है, ये कतई मत सोचिएगा। आपने खुद सब सामने देखा है। वैभव के स्वर में तल्खी झलक आई थी। जतिन बारी बारी से दोनों का चेहरा देखता हुआ एक गहरा श्वास खींचता हुआ उन दोनों के कंधों पर अपना हाथ फैलाता हुआ कहता है, अब तुम दोनों सुनो मेरी बात। जिस बदलाव की बात तुम दोनों कर रहे हो उसे तो मैं हॉस्पिटल से ही महसूस कर चुका हूँ। ये सुनते दोनों आंखें फाड़े जतिन को देखते रहे। जतिन आगे कह रहा था, मुझे बस एहसास था, अब यकीन हो गया है। मुझे जहाँ जहाँ उम्मीद थी मैंने कोशिश की, और भले ही मैं मायूस हुआ हूँ पर उम्मीद नहीं छोड़ी मैंने, क्योंकि जिसका हाथ मैंने अग्नि के सामने थामा था उसका साथ मैं जीते जी तो नहीं छोड़ सकता। जतिन के प्रेम से उन दोनों का मन द्रवित हो उठा। वे एक क्षण एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। वे जतिन की बातों की ओर ध्यान देने लगते हैं। मुझे नहीं पता वो कौन है, पर यकीनन वे निधि नहीं है। पर मैं अपनी निधि को वापस लाऊंगा। मैं कल वहीं जाऊंगा जहां से ये समस्या शुरू हुई थी। कुलधरा। कुलधरा? दोनों एक साथ बोल उठे। डर और दहशत उनके चेहरे पे उभर आया, पर इसके विपरीत जतिन के चेहरे पर अपने प्यार को पा लेने की तड़प उभर आई थी। मैं वहाँ अकेले जाऊँगा। नहीं नहीं, मैं आपको अकेले बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। वैभव जतिन का विरोध करता है, पर जतिन उसे निधि और नीतू के लिए वहीं रुकने के लिए आखिर मना लेता है। जतिन आगे कहता है, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं तुम्हें खुद फ़ोन कर दूंगा। जतिन की बात मानने के अलावा वैभव के पास कोई चारा नहीं बचा। वे उन आँखों में एक उम्मीद दिखी। शायद वह बूढ़ा आदमी उसके भाई को मिल जाए, ताकि कुछ तो रास्ता आसान हो उसके भाई के लिए। फिर भी उसके मन में एक अव्यक्त डर समाया था उस जगह को लेकर। अब देखना था कि आने वाला वक्त उनकी झोली में क्या डालता है। जैसलमेर से पश्चिम की ओर 18 किलोमीटर कुलधरा की ओर जतिन चलने को तैयार था। जैसलमेर के रेतीले रेगिस्तान के रास्ते के हिसाब से इतना रास्ता भी बहुत होता है। अपने आप को वहां जाने के लिए तैयार करता जतिन एक आखिरी बार नजर भर कर निधि को देखता है। वह चेहरा जो सब कुछ था उसके लिए। उस सुहाने चेहरे को अपलक निहारता उसे सोता हुआ छोड़कर वह अकेला उस निर्जन स्थान के लिए निकल पड़ता है। रास्ता सीधा और आसानी से उसे उसके गंतव्य तक पहुंचा देता है। तब तक दोपहरी हो चुकी थी। जतिन कुलधरा गांव लिखे बोर्ड को पार करता एक पल उसके मुहाने में खड़ा उस विशाल द्वार से दूर तक का नज़ारा देखता है। वहाँ इस समय काफ़ी लोग थे। इसे पता चल रहा था कि यह स्थान टूरिस्टों के बीच खासा आकर्षण की जगह था। वह लोगों की भीड़ से बचता उस गांव की सीमा में प्रवेश करता है। वहां प्रवेश करते पहला ख्याल उसके मन में यही कौंधता है कि दिन में भी इतना भयावह दिखने वाले स्थान में बेचारी निधि के साथ उस रात क्या क्या बीता होगा। ये सोच उसका मन मानो पिघलने लगा हो। सोचते सोचते जतिन उन भग्न घरों की कतारों से गुजर रहा था। उसके कदम चलते चलते एक मंदिर की चौखट पे आते रह जाते हैं। उस पल उसकी चौखट में प्रवेश करते एक पल में ही उसका क्लांत मन जैसे पुनः ऊर्जावान हो उठा। उसने सर झुकाकर मन ही मन प्रार्थना करते हाथ जोड़ लिए। अदोंते जवास्ता कोरटोरा, ये रास्ता कहाँ जाता है? देवले हदिया, पीछे वापस आओ। जतिन आवाज की दिशा की ओर देखता है। वो कोई विदेशी सैलानियों का ग्रुप था और स्पेनिश में किसी लोकल व्यक्ति से कुछ पूछ रहा था, जिसका वो स्पेनिश में ही जवाब दे रहा था। ये देख जतिन मंदिर से नीचे उतर आता है।
जब तक वह नीचे आता है वे विदेशी वहाँ से जा चुके थे और मंदिर के पास ही एक वृद्ध व्यक्ति अब किसी दूसरे सेनानियों से घिरा था। बाबा बताओ ना हमें भी यहाँ की कहानी, उस ग्रुप में से कोई लड़की बोली। ये सिर्फ कहानी नहीं सच है, सुनना चाहो तो चलो हमारे संग। जतिन उस वृद्ध की घनी दाढ़ी मूंछों के पीछे झुर्रियां भरा अनुभवी चेहरा देखता है। अब वे 4-5 लोगों का ग्रुप था जो उस वृद्ध के पीछे पीछे जा रहा था। जतिन भी बस उनके साथ हो लिया। उसे उम्मीद थी कि हो ना हो ये वही बाबा होगा जिसके बारे में उसके भाई ने उसे बताया था। उस ग्रुप के साथ चलते चलते उसे इतना तो एहसास हो गया कि यहाँ से सैलानियों का आकर्षण का केंद्र वह वृद्ध अपनी विविध भाषा ज्ञान के कारण रहता होगा। जो जिस भाषा में उससे पूछता वह उसे उसी भाषा में जवाब देता। वे देखता है कि वृद्ध उन टूटे घरों की ओर बढ़ता हुआ अपने शब्दों से वहां की रूपरेखा खींचता जा रहा था। घनों रात थी अंधियारी जब सारा गांव एक ही रात में खाली हो गया। सच्ची सारा का सारा गांव खाली हो गया, एक भी न रुका कोड़ी। वो देखो टूटो चूल्हा, बैलगाड़ी का टूटो पहिया, सब ऐसे ही सो छोड़ छाड़ चले गए। कहते हैं चूल्हा तक ठीक से न बुझा था, आज भी रसोड़े में उसकी गर्मी महसूस कर सकते हो। वृद्ध लाठी टेकता आगे आगे बढ़ता हुआ यूं बखान करने लगा मानो अभी सब जीवंत हो उठेगा, जिससे सबके चेहरे पे ढेर कौतूहल छा रहा था। सब तरह तरह के प्रश्न भी करते जा रहे थे। अपनी आन के लिए जान देने वाली राजस्थान की मरुभूमि कब मुगलों की सुनती। जाति के ब्राह्मण पालीवाल अपनी जान दे देते पर अपनी बेटी न देते। कोई फिर प्रश्न करता है जिसका बाबा उत्तर देते हुए कहता है, सुंदर गांव के मुखिया की बेटी फुटरी थी। कहते हैं जब पलक उठाती तो सवेरा हो जाता, वे आँखें मूंदती तो रात हो जाती। यही सुंदरता उसकी जान की दुश्मन बन गई। लेकिन नापड़ी आड़ के आगे किसी नामुराद का दे आकर्षण से न पिघलती। उसे तो प्यार चाहिए था, सच्चा प्यार। ओ भाई लो, जतिन भी उन सैलानियों की तरह उस अतीत में जैसे खो गया था। तभी एक आवाज़ उनकी तंद्रा भंग करती है। शायद उन टूरिस्ट का लोकल गाइड आ गया था। वे सब अब उसके साथ चल दिए। अब जतिन और वृद्ध अकेले रह गए। वृद्ध फिर धीरे धीरे लाठी टेकता मंदिर की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे जतिन भी। अपने पीछे किसी का आना देख वह पीछे मुड़ता हुआ पूछता है, थे मारे का लारे क्यों आ रहा? मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ से जाओ, अब सूर्यास्त होने वाला है। अभी यहाँ कोई नहीं रुकता और आज का मौसम तो बहुत ही खराब है। जाओ, नहीं तो लौट नहीं पाओगे कभी। अपना सिर ऊपर कर आसमान की ओर देख कर कहता हुआ वृद्ध फिर चल देता है, पर जतिन उसके पीछे पीछे आता रहता है। मैं बहुत मुश्किल में हूँ, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। जो रास्ता मुश्किल देते हैं वही तो समाधान भी देते हैं। कुलधरा के गांव में एक की रात में मेरी पत्नी रह गई। उसके बाद से वह अजीब व गरीब व्यवहार कर रही है। आप मेरी मदद कीजिए। जतिन की बात सुन एकदम से उसके कदम ठिठक जाते हैं और वह पीछे मुड़ते हुए उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, थे कटासू आया हो? जतिन का चेहरा देख वह फिर पूछता है, कहाँ से आए हो? उदयपुर से, पर अभी हम जैसलमेर में हैं। कुलधरा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। जतिन का दर्द फूट पड़ा। इससे वृद्ध जैसे भमक पड़ा। कुलधरा किसी का बुरा ना चाहता, जो जैसा करता है उसे वैसी सजा देता है। तूने कुछ ना किया तो थारे को भी कुछ ना होगा। मारा जैसल प्रेम करण जा रहे हैं, नफरत की कौनी जगह यहाँ। वृद्ध आगे बढ़ता रहा। इससे पहले जतिन कुछ कहता उसे कोई जानी पहचानी आवाज़ रोक लेती है। वह मुड़कर देखता है तो वैभव वहाँ भागता हुआ आ रहा था। उसे अपनी ओर आता देख जतिन के जैसे होश उड़ जाते हैं। वह झट से वैभव के पास दौड़ जाता है। तुम यहाँ कैसे? जतिन अवाक उसका पसीने से लथपथ चेहरा देखता रहा। भैया, यहाँ रेत का तूफान आने वाला है, इसलिए मैं आपको लेवाने आया हूँ। कब से आपका नंबर लगा रहा था, तब से आपका नंबर आउट ऑफ कवरेज एरिया बता रहा है। दौड़ते हुए आने से वैभव की सांस ऊपर नीचे हो रही थी। वे आगे का प्रश्न अपने भाई की आंखों में पड़ता हुआ कहता है, वे दोनों भी मेरे साथ कार में हैं, आप बस चलिए अभी।
जतिन अब वैभव के पीछे पीछे चल देता है। धीरे धीरे सूर्य क्षितिज में समाता जा रहा था। वह वृद्ध अभी खड़ा उनको देखता रहा। वे अभी भी गांव की सीमा में थे। कार की तरफ वे तेजी से बढ़ रहे थे कि नीतू कोई बदहास सी उसकी ओर आता हुआ देखते हैं। जीजू, दीदी। नीतू दूर से ही उन्हें अपने हाथ से दूसरी ओर इशारा करती है। गांव के भग्नावशेष के विपरीत रेत की ओर वे किसी तेज से जाता हुआ देख रहे थे। अब तीनों उसी ओर चल देते हैं। वे पीछे से लहरिया चुन्नी को रेत पर घिसटते हुए जाते देखते पीछे पीछे अपनी भरसक कोशिश में और चल देते हैं। पर उसके रेत पर सटीकता से पैर जमाकर चलने की अपेक्षा उन तीनों के अनभ्यस्त पैरों की गति धीमी थी। इससे जल्दी ही वे उनकी आंखों से ओझल हो गई। जतिन परेशान हो उठा। वे अपनी भरसक कोशिश में इधर उधर तेजी से पागलों की तरफ पुकारता भागता रहा। धीरे धीरे घिरते अंधेरे में उन तीनों की आवाज़ गूंज उठी। निधि, दीदी, भाभी। धीरे धीरे आवाज़ का रंग बदलने लगा। काले श्यामल बादलों के घुंघराले केश चारों ओर छाने लगे। समय से पहले ही वहां एकदम से अंधेरा छा गया। जतिन वैभव की ओर मुड़ता हुआ कहता है, तुम दोनों जाओ यहाँ से। मैं निधि के बिना नहीं लौटूंगा। और हम आप दोनों के बिना नहीं लौटेंगे। दोनों एक साथ कहते हुए एक दूसरे का हाथ कसकर थाम लेते हैं। अब जो होगा साथ में होगा। वैभव और नीतू दोनों साथ में जतिन की ओर आ रहे थे और जतिन का मन बेबस हो चला था। वो दूर उस परछाई को रेत में जाता हुआ देख रहा था जो उसके लिए निधि थी। आगे क्या होने वाला है कहानी में? क्या जतिन निधि को वापस ला पाएगा? और निधि के अंदर किसकी आत्मा प्रवेश है? जानने के लिए सुनते रहें एक राज रूहानी सफ़र का। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।